आपका शो, आपका टाइम, वादा निभाने आ गया हूं मैं। 9 बज चुके हैं, वक्त पब्लिक इंटरेस्ट का है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। कल भारत ने कनाडा की वीजा सर्विसेज सस्पेंड की। असर 24 घंटे में दिखने लगा। कनाडा के टूरिस्ट, कारोबारी सब परेशान होने लगे। फ्लाइट चेंज करवा रहे हैं, मगर परेशानी ट्रूडो की भी बड़ी है, क्योंकि वहां हुए सर्वे में उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। कनाडा में महंगाई और कर्ज लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, लेकिन ट्रूडो को ये दिक्कतें शायद नजर नहीं आ रही। वो तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। ट्रूडो की नस दबाई किसने है, चर्चा इस पर भी करनी है। बात मणिपुर की भी करेंगे, जिसे सुलगते हुए 143 दिन हो गए। 24 घंटे में राजधानी इंफाल में फिर से बम चले। 2 पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। मणिपुर की चिंता कौन करेगा, ये जवाब आज तलाशना है। मणिपुर में चीजें नॉर्मल नहीं हो रही, लेकिन एबनॉर्मल रिलेशन कनाडा में भी बने हुए हैं। आपके मन में सवाल होगा, कितने दिन हो गए भारत और कनाडा के बीच चीजें दुरुस्त क्यों नहीं हो रही हैं? अगर होंगी तो कैसे होंगी? कनाडा ऐसा करना चाहता है या वैसा करना चाहता है, जिससे संबंध कैसे होंगे? ये सब चीजों को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? हालात पहले जैसे कैसे होंगे? या फिर इस दिशा में भारत का अगला कदम क्या रहने वाला है? अच्छी बात यह है कि अभी दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है। बातचीत का दौर भी जारी है। वीजा सस्पेंड करने के बाद से भारत सरकार ने कोई बड़ा फैसला अभी नहीं लिया है, लेकिन दूसरे फ्रंट पर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। मसलन भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने कनाडा में अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। महिंद्रा की सहायक कंपनी रैसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने अपना कारोबार कनाडा में बंद कर दिया है। दूसरी खबर भी ट्रूडो के लिए अच्छी नहीं है। कनाडा में नया सर्वे हुआ है, जिसमें ट्रूडो की रेटिंग गिरी है और कनाडा के ऑपोजिशन लीडर पियरे पोइलिवरे पीएम के लिए लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा की सरकार आंतरिक मुद्दों पर भी घिरी हुई है। बढ़ते दाम, महंगे कर्ज और ऊपर से हाउसिंग सेक्टर के मुद्दे ने ट्रूडो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। मगर ट्रूडो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने फिर कहा, कनाडा के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के इंडियन इन्वॉल्वमेंट के सॉलिड इंटेलिजेंस है। कनाडा की सरकारी मीडिया का यहां तक दावा है कि यह जानकारी कनाडा को उसके एक साथी मुल्क ने दी है। भारत कनाडा के बिगड़ते डिप्लोमेटिक रिलेशन पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। व्हाइट हाउस के साथ वहां की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी एक्टिव है। खास तौर से 2 बयान चर्चा में है। पहला कनाडा के पीएम का और दूसरा अमेरिका के एनएसए का। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process.
ये तो सब जानते ही हैं कि अमेरिका दुनिया का दादा बनता है अपने आप में, बार बार ऐसा जाहिर करता है कि उसे सब मालूम रहता है, लेकिन कुछ बातें हम भी अमेरिकी एजेंसियों को बताना चाहते हैं उसी खालिस्तानी आतंकी के बारे में जिसके मर्डर पर कनाडा आंसू बहा रहा है। सुनिए। 90 के दशक में हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान कमांडो फोर्स में एक्टिव था। 1996 में नाम बदलकर जाली पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया। काफी वक्त तक ट्रक ड्राइवर बनकर कनाडा में घूमता रहा। बाद में जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। कौन जगतार सिंह तारा? खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ, जिसका ठिकाना तब पाकिस्तान में था। हथियार चलाने से लेकर बम फेंकने तक की ट्रेनिंग निज्जर ने पाकिस्तान में ली, ऐसा एजेंसियों का दावा है। कनाडा लौटने के बाद आतंकी गतिविधियों के साथ ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में जुट गया। बाद में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड था हरदीप सिंह निज्जर। पंजाब में उस पर कई केस हैं, लेकिन सबसे गंभीर इल्जाम कनाडा की धरती से भारत में खालिस्तान को हवा देने का लगा और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैलाने का भी। इन बातों पर विचार विमर्श कौन करेगा? ट्रूडो कहे ना कहे, अमेरिका सुने न सुने, लेकिन कनाडा के कई जर्नलिस्ट अब साफ तौर पर कहते हैं कि कनाडा की फॉरेन पॉलिसी में चीन का दखल है, उसकी दखलंदाजी है। I mean, trying to decipher the motivations of Justin Trudeau can be a maddening task at times. To figure out why he's done what he's done here, there is no logical explanation. There's no reasonable explanation. There's no good foreign policy explanation. It's a whole big thing that we need an investigation into. So in order to shift the spectre from Chinese foreign interference, we have a story in Canada, which is essentially a story about Pakistani foreign interference, being framed as a story of Indian foreign interference to cover up the real story, which is Chinese interference. This is the context. अब बताइए ट्रूडो साहब, कुछ बचा है कहने को? खैर, चर्चा तो ट्रूडो और उनकी कुर्सी बचाने वाले खालिस्तान सपोर्टर और एनडीपी नेता जगमीत सिंह की भी हो रही है। कनाडा की सियासत से जुड़े कई लोगों का मानना है कि ट्रूडो इस वक्त कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। प्रेशर जगमीत की पार्टी का भी है, इसलिए डोजियर मिलने के बावजूद अभी तक कनाडा की जमीन से खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। There are still votes to be counted. वो महीना था सितंबर का और साल था 2021। जस्टिन ट्रूडो को भ्रम था कि कनाडा में उनके नाम की लहर चल रही है, इसलिए तमाम विवादों के बीच ट्रूडो ने तय समय से 2 साल पहले चुनाव करा दिए। 20 सितंबर 2021 को चुनाव हुए और अगले दिन यानी 21 सितंबर को नतीजे आ गए। ट्रूडो की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट तो नहीं बनी, लेकिन ट्रूडो के भ्रम का गुबार जरूर फूट गया। हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों में बहुमत का आंकड़ा था 170। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें मिली, प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटें मिली, क्यूबिक ब्लॉक को 32 और एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली। ट्रूडो बहुमत से चूक गए और ट्रूडो को सरकार बनाने में मदद की एनडीपी ने। जानते हैं, जिस एनडीपी ने ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सहारा दिया, उसका चीफ कौन है? नाम जगमीत सिंह धालीवाल, उम्र 44 साल, पहचान कट्टर खालिस्तानी नेता। I am proud to announce that I am running to be the leader of the new Democratic Party of Canada. आज कूटनीति के मोर्चे पर अगर ट्रूडो की मति भ्रष्ट हो चुकी है और ट्रूडो कट्टरपंथियों और अलगाववादियों की जुबान बोल रहे हैं, तो इसके पीछे इसी जगमीत सिंह का दिमाग है। बहुत बड़ा तबका इसके लिए जगमीत को ही जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि जगमीत सिंह कनाडा में खालिस्तानियों का सबसे बड़ा रहनुमा है। जस्टिन ट्रूडो साहब एकदम बिल्कुल अपना जो बैलेंस है वो खो चुके हैं और सियासी माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वहाँ का जो खालिस्तान मूवमेंट के जो सरबराह हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उनको अपनी गद्दी बचानी है तो इस तरह का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे उन्हें कोई माइलेज मिलने वाली नहीं है।
खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ट्रूडो की कुर्सी का सबसे मजबूत पाया भी है। When I'm Prime Minister, I will keep my promises. Now, another promise, let me try again. जगमीत सिंह कनाडा की सियासत में किंग मेकर है। जगमीत के पिता का ताल्लुक पंजाब के बरनाला जिले से था। ट्रूडो के इस सियासी यार का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। परदादा ने भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। 1993 में ये परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां जगमीत ने पहले वकालत को अपना पेशा बनाया, फिर राजनीति में एंट्री मारी। 2011 में ओंटारियो से चुनाव जीत गए। सियासी तौर पर सिख लीडर की भूमिका में आगे बढ़े, लेकिन विचारधारा कट्टरपंथी रही, लिहाजा सिखों के एक वर्ग का बड़ा समर्थन उनको मिला। 2017 में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखिया बने। सियासत में जगमीत का कद और बड़ा हुआ और 21 में ट्रूडो को समर्थन देने के बाद सरकार में उन्हें दखलंदाजी का अधिकार भी मिल गया। कनाडा में किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनने वाले जगमीत पहले सिख हैं और पहले अश्वेत भी। I've done something good and I have to be there to do that. If I don't go there, I leave the space vacant for someone else to share other views that maybe I don't agree with. कुछ ऐसी ही जहरीली तकरीरें करके जगमीत सिंह अपनी दुकान चला रहे हैं। इस बात से बेखबर हैं कि उनकी कट्टर पॉलिसी और भारत विरोधी नीति से नुकसान सिर्फ और सिर्फ कनाडा को हो रहा है या फिर उन भारतीयों को जो अपनी बेहतर जिंदगी और पढ़ाई की उम्मीद में कनाडा बसते हैं। लगता है सियासी गठबंधन की मजबूरियों में उलझ गया है कनाडा का पूरा सियासी खेल। वैसे कई बार ये सोचकर भी ताजुब होता है कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, इतना बड़ा नेटवर्क, इनको सब पता चल जाता है, तो ये पता क्यों नहीं चलता कि हमारी धरती से कहां कहां आतंक फैलाया जा रहा है, कहां कहां गड़बड़ी फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है और उसका मकसद क्या है और उससे दिक्कत किसको हो रही है। कनाडा को क्या ये वाकई पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि वो चुप रहने का नाटक कर रहा हो? फिर चुप क्यों रहते हैं? यानी दूसरे मुल्क में आप जो मर्जी करो, लेकिन हमारे यहां कुछ होगा तो हम हल्ला करेंगे। समझ आया ना? किस्सा कुर्सी का है और चक्कर चुनावी। इसलिए ट्रूडो भारत से वैर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस कुर्सी के लिए खालिस्तान को ट्रूडो ने टूल किट की तरह इस्तेमाल किया वो फेल हो गई। ट्रूडो के लिए बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि अगर आज कनाडा में चुनाव होते हैं तो ट्रूडो शायद कनाडा के प्रधानमंत्री ना रहें। और ये पोल कहां से खुली है? उन्हीं के एक ताजा सर्वे में खुली है। कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे पीएम के लिए कनाडा की पहली पसंद बने हैं। 40% लोग उन्हें पीएम बनाना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया है। वहीं एनडीपी के नेता जगमीत सिंह को 22% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब समीकरण समझिए, यानी ट्रूडो और जगमीत मिलकर रहें तभी दोनों को सियासी फायदा दिखता है। कनाडा के क्यूबेक को छोड़कर हर प्रांत और क्षेत्र में पोइलिवरे टॉप पर रहे, जबकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी नीचे आ रहा है। इस सर्वे में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और आवास से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया था। सर्वे में ट्रूडो की टेंशन तो जरूर बढ़ाई है, क्योंकि यह ऐसे टाइम पर आया है जब आंतरिक मुद्दों पर भी ट्रूडो सरकार घिरने लगी है। भारत से ट्रूडो का विवाद बढ़ा और कनाडा में महंगाई उसके साथ ही बढ़ गई। पेट्रोल, गैस से लेकर हाउसिंग सेक्टर पर बड़ी मार पड़ी है। कनाडा में खाना और रहना दोनों ही महंगे हो गए हैं। ट्रूडो के लिए चैलेंज क्या है और कितना भारी है और ये कैसे है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। आलीशान बिल्डिंगें, चमचमाते शहर, हाई फाई लाइफस्टाइल, क्या कुछ नहीं है कनाडा में।
लेकिन इस चमक धमक को ट्रूडो की नीतियां धुंधला करने लगी हैं। सबसे बड़ा झटका ट्रूडो ने हाउसिंग सेक्टर को दिया। कनाडा में रहना महंगा हो गया। आंतरिक तौर पर विरोध की आवाज उठने लगी तो ट्रूडो को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। When it comes to addressing the housing crisis, there isn't going to be one catch-all solution. There are things that we can do right now to address the challenges that Canadians are facing. Let's take, for example, the cost of housing. To make housing more affordable, we need to build more homes right across the country of different types and at prices Canadians can afford. हाउसिंग सेक्टर को लेकर ट्रूडो क्यों बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं? इसकी वजह महंगे हो चुके मॉर्गेज होम्स हैं, जिन पर ट्रूडो ने महंगाई का हंटर कितनी जोर से मारा और क्यों कनाडा के लोग परेशान हैं, अब इसे जरा आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। कनाडा में 2020 में मॉर्गेज हाउस के रेट्स 3.57% थे। 2022 में ये बढ़कर 5.58% हो गए और 2023 में 6.17% तक जा पहुंचे। यानी 3 सालों में हाउस मॉर्गेज का रेट 3% से ज्यादा बढ़ गया। मार कनाडा के हाउसिंग सेक्टर पर ही नहीं पड़ी, आग तेल में भी लगी है। फरवरी से लेकर अब तक पेट्रोल 14 रुपए महंगा हो चुका है। फरवरी में 1 लीटर पेट्रोल 92 रुपए में मिलता था, अब वही 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ट्रूडो की तीसरी टेंशन गैस और महंगाई के बढ़ते ग्राफ ने भी बढ़ाई है। वैंकूवर जैसे शहरों में गैस 125 सेंट तक पहुंच गई है, जिसमें और इजाफा हो सकता है। रही बात महंगाई के बढ़ते ग्राफ की, तो वो कैसे ट्रूडो को डरा रहा है, अब जरा इस पर गौर करते हैं। जून 2023 में महंगाई दर 2.8% थी। जुलाई में बढ़कर 3.3% हो गई। अगस्त में 4% हो गई और अब 4.2 का आंकड़ा पार कर चुकी है। मतलब ये कि ट्रूडो के लिए चुनौती घर में खड़ी हो रही है और वो आंखें भारत को दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने देश के हालात संभालें और अपनी कुर्सी भी। अच्छा, कुछ बड़ी बातें कहनी है। पहली ये कि ट्रूडो में दिक्कत हो सकती है, उनकी नीतियां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कनाडा भारत का एक अच्छा सहयोगी देश है और आगे भी अच्छा साबित हो सकता है। कम से कम पाकिस्तान और चीन जैसा तो नहीं होगा। ऐसे में हमें ये लगता है कि बातचीत के जरिए ये जो सारी कड़वाहट और उलझन है, इस मसले को हल करना चाहिए, जिनकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो रहे हैं। जितनी जरूरत आज भारत को कनाडा की है, उतनी ही कनाडा को भारत और भारतीयों की भी है। पश्चिमी देशों के लिहाज से भी दोनों मुल्कों का कूटनीतिक रिश्ता रहना बहुत जरूरी है। ग्लोबल इक्वेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ब्रेक के बाद कनाडा से निकलकर बात मणिपुर की करेंगे, जिसकी आबो हवा में अब भी डर है, नफरत है, हिंसा है और ये तीनों ना खत्म होने का नाम ले रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। इस हफ्ते इम्फाल में फिर आगजनी हुई, गोलियां चली, पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। अब तक हिंसा में 176 लोग मारे जा चुके हैं, 5000 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। सवाल ये, हिंसा रुकेगी और रुकेगी तो कब, और कोई रोकेगा तो वो रोकेगा कौन? ये सवाल इसलिए यूं ही नहीं उठ रहे। 143 दिन हो गए मणिपुर को सुलगते, लेकिन ना आग बुझ रही है, ना गोलियों की बौछार थम रही है और ना ही मणिपुर सुकून से सांस ले पा रहा है। ईस्ट इम्फाल में पोरमपैट पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। पश्चिमी जिले के सिंगजामई में पुलिस स्टेशन को फूंकने की कोशिश की गई। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा, आगजनी और तोड़फोड़ की।
मोर्चा सुरक्षा बलों ने भी संभाला। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी। लाठीचार्ज भी हुआ, 10 लोग जख्मी हुए। लेकिन गुस्से की ये चिंगारी फूटी क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसने मणिपुर को फिर से आग लगा दी? दिन शनिवार का था। जगह थी मणिपुर की राजधानी इम्फाल। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, फौज की वर्दी पहनकर हाईटेक हथियार रखने के इल्जाम में। 5 को जेल भेज दिया गया। इसी पर मणिपुर में बवाल खड़ा हो गया। 5 ग्राम रक्षा सेवकों की रिहाई की मांग उठी। अदालत के बाहर भी भीड़ जुटी। आखिरकार 5 को अदालत ने रिहा कर दिया। Presenting accused number 1 in the Frazani affair case, they has been released on bail, subject to payment of rupees 50,000 security. चलिए, रिहाई तो इन 5 की हो गई, लेकिन इम्फाल में अब भी हालात नाजुक है। डर का माहौल है, कर्फ्यू लगा है। सवाल है कि आखिर कब तक मणिपुर ऐसे ही डर डर कर जिएगा और कब मणिपुर में अमन की घर वापसी होगी। कम नहीं होते 4 महीने। सोचिए मणिपुर के लोग कैसे रह रहे होंगे, क्या गुजर रही होगी उन पर। मैं भी मणिपुर गया था, 1 हफ्ता रुका। वहां पर ग्राउंड जीरो के हालात मैंने करीब से देखे हैं। तब से अब तक और कई जख्म मणिपुर को मिल रहे हैं। मणिपुर झेल रहा है। सोचना तो अब सरकारों को भी होगा, जिनसे मणिपुर के लोग भी आस लगाए बैठे हैं। जब तक सरकारें खुलकर मैदान में हिंसा और तनाव को खत्म करने के लिए मोर्चा नहीं संभालती, तब तक ना प्रदर्शन रुकेंगे, ना शांति लौटेगी। मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के झगड़े के बीच एक बड़ी वजह क्या है? एक बड़ी वजह है वहां पहाड़ों में होने वाली नशे की खेती। लेकिन हिमाचल में सरकार भांग की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का फॉर्मूला लेकर आई है। हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी बनाने का मसौदा विधानसभा में लगभग पास होता दिख रहा है। सुक्खू सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सरकार की तरफ से आज वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई जिसमें हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का प्रस्ताव है। हिमाचल में अब भांग की खेती वैध होने जा रही है। भांग की कानूनी रूप से खेती को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की ये बहुत पुरानी मांग है। इस डिमांड को अब सुक्खू सरकार पूरा करने जा रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे राज्य की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। भांग उत्पादनों के विकास से राजस्व के अतिरिक्त स्रोत सृजित होकर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। युवाओं विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 10 के तहत औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों, इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती के लिए एचपीएनडीपीएस रूल्स 1989 में संशोधन किया जा सकता है। भांग की खेती को कैसे वैध किया जाए, इसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्य थे। उसी कमेटी की रिपोर्ट राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में रखी। रिपोर्ट में योजना बनाई गई है कि हिमाचल में 2 तरह से भांग की खेती होगी। सिर्फ नशामुक्त खेती को ही मंजूरी दी जाएगी। भांग को उगाने के लिए लाइसेंस जारी होगा। औद्योगिक प्रयोग के लिए अगर लाइसेंस होगा और औषधीय इस्तेमाल के लिए अलग लाइसेंसधारियों को सरकार ही बीज मुहैया कराएगी और पॉली हाउस के अंदर ही भांग उगाई जाएगी। सरकार ने एक बात पहले ही साफ कर दी है और वो ये है कि कानूनी रूप से भांग की खेती का ये कतई मतलब नहीं है कि हिमाचल में कोई भी भांग उगा सकेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि इसके लिए सरकार जल्द ही एसपीओ यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी। मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी के मेंबर्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने इसको विधानसभा के सदन के पटल पे इसको ले कर दिया है और आज इसके बारे में एक वक्तव्य भी हमने दिया है। तो अब पूरा जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि शीघ्र जो है गवर्नमेंट इसके बारे में जो है पॉलिसी लाएगी और हिमाचल में भांग की खेती जो है एक किस्म से उसके लिए रास्ता खुल गया है।
हिमाचल में पहले से अवैध रूप से भांग की खेती होती है। करीब 2400 एकड़ जमीन पर अवैध भांग उगाई जाती है। मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, चंबा गैर कानूनी भांग का हब है। सरकार का तर्क है कि खेती वैध होने से हिमाचल को फायदा होगा। भांग की खेती वैध होने से 18,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है, क्योंकि दवाओं के लिए हिमाचल से भांग का निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा पौधे के अलग अलग हिस्सों के कई प्रोडक्ट भी बनेंगे। जो भांग की खेती होगी और जो खासकर इंडस्ट्रियल के लिए हम करेंगे यूज, वो उस किस्म के बीज होंगे जिसमें नशे का THC लेवल जो है 0.3 से भी कम होगा, यानी कि वो नशा मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और जो मेडिसिनल यूज़ के लिए जो हम ये भांग की पैदावार या खेती करेंगे, वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है, सर्विलेंस के अंदर हो सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार जो है अफीम की खेती के लिए जो है लाइसेंसिंग का प्रावधान किया है, सर्विलेंस का प्रावधान किया है, उसी तरह से हम भी जो है SOP बना सकते हैं। भांग उत्पादन को लेकर सुखू सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। हिमाचल पहले से ही नशे की चुनौती से जूझ रहा है, तो भांग की खेती वैध होने के बाद नशा कैसे रुकेगा? सोचने का विषय तो यह है, क्या भांग की खेती अगर हम शुरू करेंगे और वो भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम शुरू करने की बात कर रहे हैं, क्या व्यावहारिक हो पाएगा? क्या इससे जो नशे के खिलाफ हम बोल रहे हैं, नशे का जो प्रचलन नौजवानों में बढ़ता जा रहा है, सारी जनरेशन बर्बाद होती जा रही है, ऐसे में उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? विपक्ष का सवाल भी जायज है, क्योंकि जो राज्य नशे के लिए पहले से कुख्यात हैं, वहां कानूनी तौर पर भांग की खेती हो, वो भी गलत इस्तेमाल हुए बिना, क्या ये वाकई संभव है? इसके लिए भांग उत्पादन पर सरकार का कंट्रोल बेहद जरूरी है। ऐसा करने में अगर सरकार नाकाम रही तो मुनाफे की उम्मीदें नए सिरदर्द में तब्दील हो सकती हैं। अगर भांग की खेती से हिमाचल को फायदा होता है तो करिए आप अपना फायदा, लेकिन सवाल यह है कि आपके जो पड़ोसी सूबे हैं उनको क्या नुकसान होगा। पंजाब तो पहले ही त्रस्त है ड्रग्स के कारण, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां अब भांग से बने हुए नशीले पदार्थ भी आने लगेंगे, क्योंकि हिमाचल बार बार ये आरोप लगाता है कि पंजाब का नशा अब हिमाचल पहुंचने लगा है, तो कहीं ये अदला बदली तो नहीं होने लगेगी। हमारी अपील क्या है सरकार से, आप जो भी राज्य के हित में है कीजिए, लेकिन उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिए। वो सबके पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए चीज़, और उसे कड़ाई से लागू कीजिए। बस इतनी गुजारिश है। बाकी अगर आपको फ़ायदा है तो रोक कौन सकता किसी भी सरकार को। अब आगे बढ़ते हैं, और पब्लिक डिमांड में अब पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें हैं, और वो खबरें जो रैपिड राउंड में आप देखते हैं। चलिए फटाफट अंदाज में उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। 4 साल से नजरबंद हुर्रियत नेता को रिहा कर दिया गया। नजरबंदी हटने के बाद मीरवाइज उमर फारूक जामिया मस्जिद पहुंचे। जुमे की नमाज के बाद मीरवाइज ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक हो गए। मीरवाइज उमर फारूक को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 4 अगस्त 2019 को नजरबंद कर दिया गया था। रिहाई के बाद मीरवाइज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। बीजेपी ने अपने सांसद रमेश पिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने पिधूड़ी से पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। रमेश पिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कही थी। दानिश अली से पिधूड़ी की बदसलूकी के बाद सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी सांसद पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश पिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर खुद संसद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार करूंगा। कर्नाटक के एक प्राइवेट स्कूल में 14 छात्राओं ने अपनी कलाइयां काटी। सभी बच्चियां 9वीं और 10वीं में पढ़ती हैं। जांच में सभी बच्चियों के हाथों पर कुछ मिलीमीटर गहरे घाव थे। कुछ के हाथ पर 14 से 15 निशान मिले। हाथों पर घाव शेविंग रेजर के ब्लेड से बनाए गए थे। घटना की खबर मिलने पर बच्चियों के माता पिता स्कूल पहुंचे, लेकिन छात्राओं की कलाइयां काटने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। शक है कि बच्चियां ब्लू वेल जैसा टास्क गेम खेलती होंगी, इसी के चलते उन्होंने खुद ही अपनी कलाइयां काट ली होंगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में अंधेरा छा गया।
बिजली सप्लाई ठप होने से मरीज अंधेरे में ही पड़े रहे। आईसीयू में भी डॉक्टर टॉर्च की रोशनी से इलाज करते दिखाई दिए, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज अस्पताल के जनरेटर ऑपरेटर्स ने हड़ताल की थी। शिकायत मिली तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बिजली सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई। मुंबई में गणेशोत्सव का त्योहार जारी है। सबसे मशहूर पंडाल लालबाग के राजा के दरबार में भारी भीड़ उमड़ रही है। आम लोगों के साथ साथ फिल्म कलाकार भी गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी मां सुनंदा शेट्टी के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंची। फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी भी लालबाग के राजा के दरबार में पहुंची। सनी लियोनी अपने पति के साथ कतार में खड़ी दिखाई दी। फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए। क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी शानदार खबर आ रही है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में हरा दिया है। 5 विकेट गंवाकर ही भारत ने 277 रन का लक्ष्य पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 276 रन बनाए थे और मोहम्मद शमी ने शानदार 5 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह ढह गई थी। लेकिन कमाल की आज बल्लेबाजी की भारतीय बैट्समैन ने और इनमें 4 अर्धशतक जड़े गए। कमाल का मैच रहा आज का और वर्ल्ड कप से पहले ये एक बड़ी जीत है भारत की। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज तो मोहाली में कमाल ही हो गया, क्या क्या रहा खास, जरा बताइए दर्शकों को डिटेल से। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि वर्ल्ड कप का काउंटडाउन असल में शुरू हो चुका है। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और सबसे अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि बिना और रोहित और विराट के इस टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बल्ले के साथ, गेंद के साथ भी, बल्ले के साथ तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल जो लगातार अच्छे फॉर्म में है। उन्होंने आज फिर एक बहुत अच्छी पारी खेली। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जिनको मौका मिला उन्होंने अच्छी करी। दोनों के बीच ओपनिंग साझेदारी 100 के ऊपर की हुई। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केएल राहुल जो चोट के बाद से लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर नाबाद अर्धशतक बनाया। सूर्य कुमार यादव जिनके फॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे क्योंकि वो वर्ल्ड कप के 15 के स्क्वाड में थे, उन्होंने आके यहाँ पर रन बनाया। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव्स हैं टीम इंडिया के लिए कि बैटिंग का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा रहा। मोहम्मद शमी जो बेंच पे थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ साथ आप मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी। मोहम्मद शमी आए, उन्होंने 5 विकेट लिए। बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि भारत के तेज गेंदबाज ने 5 विकेट लिए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे संकेत हैं यहाँ पे। छोटी सी और पूछनी थी, चाहे हम एशिया कप ले लें, चाहे हम आज का मैच ले लें, भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही वर्ल्ड कप से पहले इंप्रूव हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर इंडिया के लिहाज से। अगर परफेक्ट होता तो शायद श्रेयस अय्यर की भी रन हो जाते, तो सबसे कमाल की चीज़ हो जाती टीम इंडिया के लिए। लेकिन बहुत अच्छे संकेत हैं कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं, लगातार वनडे खेल रहे हैं। हर वनडे में वो 10-10 ओवर फेंक रहे हैं इस हीट में भी। अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव जो काफ़ी टाइम से टीम का एक हिस्सा है, मौका नहीं मिल रहा है, उन्होंने वनडे में एक अच्छी पारी खेली है। और एक 277 रन बनाना बहुत आसान नहीं होता है एक ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने, और वो भी बिना विराट कोहली और बिना रोहित शर्मा के। इससे अच्छे संकेत वर्ल्ड कप की तरफ जाते हुए और अच्छे नहीं हो सकते। आगे बारी आ गई है आपके कमेंट्स की। कल हमने छत्तीसगढ़ में पीसीएस स्कैम के साथ साथ भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद पर भी आपको खबर दिखाई थी। इन सभी पर आपके मैसेज आए हैं, देख लेते हैं जरा। चलिए, विकास जी क्या लिख रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ का और कह रहे हैं कि अच्छा, छत्तीसगढ़ की परीक्षा के स्कैम की खबर चलाने के लिए आपने 21 की चलाई, अगर 22 के मेंस एग्जाम के पेपर देख के तो सदमे में आ जाएंगे, यानी वहाँ भी गड़बड़ी हुई है। विकास, हम इसको चेक करवाते हैं। आगे क्या है, कविता रानी क्या लिखती हैं, बिल्ली खुद दूध की रखवाली करेगी ऐसा कहना है सरकार का। अच्छा, इन्होंने कमेंट किया है कि सरकारी जांच कराएगी इसकी। अनंत कुमार थानवी साहब क्या लिखते हैं, लगता है जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। आपकी 2 दिनों की रिपोर्टिंग एक्सक्लूसिव है आपको। और मन्नू का जो है, मन्नू का हमने भारत सरकार को आश्चर्य नहीं होता, आपको एपी को सलूट। चलिए, आपको भी सलूट है हमारा। सरकार ने ये कहा है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं दिखाना, इसलिए हमने आपका नीचे का कमेंट नहीं पढ़ा। आगे यश एडवोकेट क्या कहते हैं, जगविंदर पटेल, कुदोस, यू शो द वे टू द इंडियन जर्नलिस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश जी आपका। आज का शो कैसा लगा आपको? खबरों पर अपना फीडबैक ऐसे ही मुझे देते रहना है, कभी मिस मत कीजिएगा। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे विवेक श्रीवास्तव, मगर एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी खबरों का सिलसिला जारी है। अब मैं मिलूंगा आपको कब? सोमवार को मिलूंगा रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। तब तक शुक्रिया।